student, we have discussed, we are continuing the part, the laws of motion, and we have already discussed about the first law, second law and third law. Now we have also discussed the force of gravity. Okay, we have just we have just seen that how the small g is related with the mass of earth. Now in this video we are going to just understand what is free fall. Okay बच्चों, जब भी हम किसी बॉडी को, कोई ऑब्जेक्ट को, यदि हम किसी सर्टेन हाइट से जब नीचे गिराते हैं, ठीक है, जब हम नीचे फोर्स लगा के नहीं, बस ऐसे छोड़ देते हैं, तो जो वो दूरी तय करती है अंडर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अंडर द सेंटर ऑफ अर्थ, तो हम कहते हैं कि वो उसमें फ्री फॉल है ना। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी यदि बॉडी कुछ वॉक डन करती है, कुछ डिस्प्लेसमेंट तय करती है, यूँ कह लें कि इन रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मीन्स स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट पाथ में यदि ऊपर से नीचे गिरती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन, देन द मोशन ऑफ द बॉडी इज नोन एट फ्री फॉल। जो जिस मोशन से वो गिरती है उसे कहा जाता है फ्री फॉल, ठीक है ना। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ओनली दिस मच, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। या कुछ यूं कह सकते हैं कि यदि किसी बॉडी को हम लोग वर्टिकली ऊपर इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो क्या होता है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ से फेंकते हैं, तो क्या होता है, द बॉडी विल हैव फ्री फॉल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। यानी जब ही हम लोग ऊपर फेंकेंगे किसी बॉडी को तो किसी निश्चित हाइट पे जाएगी, वहाँ रुकेगी थोड़ी देर के लिए, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए रुकेगी, फिर वहाँ से गिरना शुरू करेगी, पुनः प्रारंभ करेगी नीचे गिरना। और जो नीचे गिर रही होती है वो जो मोशन होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रेविटी, उसी को कहा जाता है फ्री फॉल, है ना। और जिस एक्सेलरेशन से वो नीचे आती है उसे कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और सब लोग जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इस चीज़ें सबको पता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में हम लोग जानते हैं ना कि V इक्वल टू यू। यदि कोई बॉडी फ्री उसमें एक्शन ऑफ ग्रेविटी फ्री फॉल नहीं कराया जा रहा है, यदि नॉर्मली उसे स्ट्रेट लाइन में यदि मूव कराया जा रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को कि V इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। एस इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। और V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a क्या होता है, 2as होता है ना। तो जहाँ जहाँ a है एक्सेलरेशन है, वहाँ हो जाएगा g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। जहाँ जहाँ s है, s जो वहाँ डिस्प्लेसमेंट का काम करता था, वहाँ यहाँ पे हो जाएगा हाइट, क्योंकि जब ऊपर फेंकेंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हाइट होगी वही डिस्प्लेसमेंट में बदल जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, यदि हम बॉडी को ऊपर से नीचे फ्री फॉल करा रहे हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो स्मॉल जी जो होती है, स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव आती है। और जब एक्शन ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट में हम लोग वर्क कर रहे हैं, जैसे ऊपर कोई चीज़ ऊपर फेंक रहे हैं, तो क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी, -g, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या होता है कि जब भी व्हेन द बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, जब अपवर्ड्स में जाती है तो क्या होता है, V इक्वल टू यू प्लस जी टी होता है। तो जी यहाँ नेगेटिव हो गया, क्योंकि वो जो हमारा वर्क डन है वो ऊपर जा रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट द एक्शन ऑफ ग्रेविटी पे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -gt। सिमिलरली यहाँ भी वही हो जाएगा, -12gt स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे जो है V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस, तो यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है, s के जगह पे हाइट ले लिया गया है, क्योंकि अंडर द एक्शन ऑफ फ्री फॉल, चाहे ऊपर फेंकें चाहे नीचे फेंकें किसी बॉडी को,
जो वो हाइट तय करेगी, जो हाइट होगी वो हमेशा क्या हो जाएगी, वो डिस्प्लेसमेंट का काम करेगी। ओके, अच्छा, जब भी बॉडी रिचेस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी, जैसे हम लोग किसी बॉडी को फेंक रहे हैं, ऊपर थ्रो कर रहे हैं, और बॉडी जो है एकदम रिचेस्ट पॉइंट पे पहुंच गई, तो वहाँ फाइनल वेलोसिटी तुरंत जीरो हो जाती है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी तुरंत जीरो हो जाती है, और v जब हम इस इक्वेशन में पुट करते जाएंगे तो उसका मान अलग अलग आता जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपकी बुक में दिया भी है कि u इक्वल टू जी टी। ठीक है, यहाँ पे v u क्या होता है, होता है ना, जब ऊपर फेंकते हैं तो v माइनस यू इक्वल टू जी टी, है ना, तो v हो गया जीरो। आज चूँकि ऊपर भेज रहे हैं तो ये माइनस जी हो जाएगा। ओके, तो माइनस यू माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, तो u इक्वल टू जी टी। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम वैल्यू निकाल लेंगे। अब कैलकुलेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सब कुछ यदि आपको वैल्यू दे रखी है ना, यदि मास ऑफ अर्थ दे रखा है, रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दे रखा है, तो आप आसानी से वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप निकाल लेंगे। किस फॉर्मूले से निकालेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 10⁻6 मीटर, and gravitational constant everybody's know that 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अच्छा, इसकी वैल्यू अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, एक चीज़ हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि g इक्वल टू क्या होता था, gm/d स्क्वायर, है ना, g इक्वल टू स्मॉल g इक्वल टू क्या होता था, gm/d स्क्वायर। यहाँ पे सारी वैल्यू आप पुट करिए, इसको कैलकुलेट करिए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली यदि हमें सब कुछ पता हो, ये तो फिक्स है 6.67 10⁻11 मास। ठीक है, मास यदि मून का निकालना हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मास ऑफ मून, है ना, और उसके बीच का जो दूरी है उसको फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो कैलकुलेशन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून एंड टू प्रूव दैट इट इज़ 1/6 ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ, ये भी हमें प्रूफ करना है। तो किस तरीके से आप इसे आराम से कर सकते हैं। जी फॉर मून के लिए जी क्या हो जाएगा, फार्मूला वही रहेगा हर जगह के लिए। ठीक है, जी की वैल्यू यहाँ पुट करिए आप। अच्छा, मास ऑफ मून कितना होता है, 7.4 10⁻22 kg स्क्वायर। रेडियस ऑफ मून कितना होता है, तो 1.74 10⁻6 मीटर का होल स्क्वायर डिस्टेंस का। इस हिसाब से आप यदि आप निकालते हैं तो कुछ इतना आता है ना, यानी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मून पे कितना आता है, 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमारे पृथ्वी पे कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यदि आप इसी चीज़ को आप डिवाइड करेंगे मून से अर्थ को, काटने पे 1/6 बहुत आसानी से आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसे करेंगे। ओके, यू हैव टू डू इट इन योर कॉपी। ओके डियर स्टूडेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है उसे हम सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी एक निकालने का तरीका है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग सिंपल पेंडुलम, आराम से निकल सकता है। यदि सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट सही ढंग से किया जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वी कैन ईजिली एबल टू फाइंड आउट। ठीक है, जैसे कि जो भी हम ऑक्सीलेट करा रहे हैं, ठीक है, जो भी ऑक्सीलेशन मैंने इसे डिस्कस भी किया था, जो भी हम ऑक्सीलेट करा रहे हैं इन वन ऑक्सीलेशन वी विल फाइंड, पहले हम लोग स्टॉप वॉच से टाइम पीरियड को कैलकुलेट करेंगे सेवरल टाइम्स। ओके, उसके बाद उसका एवरेज निकालेंगे। ठीक है, एवरेज निकालने के बाद जो है सारी चीज़ों को, और जो बॉब वहाँ पे कुछ चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, जैसे जो बॉब वहाँ पे लटकाएंगे सिंपल पेंडुलम में एक्सपेरिमेंट करने के लिए, थोड़ा हैवी हो, थोड़ा ज़्यादा भारी हो, है ना, और जो क्लैंप है ना, इस चीज़ को, है ना, डिफरेंट पोजीशंस पे से सेट करना होगा, और सबके लिए आपको फाइंड आउट करना होगा। ओके, इफ़ेक्टिव लेंथ को जगह जगह करके, तो कई बार इसे रिपीट करना होगा। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूले से ओके
टी इक्वल टू टाइम पीरियड 2 पाई, ये तो कांस्टेंट है। ओके, इफ़ेक्टिव लेंथ, यहाँ पे इफ़ेक्टिव लेंथ टाइम पीरियड को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं दोनों का रिलेशन हमें मिलेगा तो हमें हमारा काम हो जाएगा। तो बेटे इफ़ेक्टिव लेंथ और टी, ओके, टी स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे एल करेंगे तो आ जाएगा ना, ये रेशियो आ जाएगा स्क्वायर। अभी आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या होगा, ये एल नीचे आएगा, ओके, और इस तरीके से इसका रेशियो हम निकालेंगे, ठीक है, और उसकी जगह पे हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा काम हो सकता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से भी आप आसानी से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने डिस्कस भी किया था, एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, इसको आप देखेंगे। ओके बेटे, एक चीज़ और आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है मास एंड वेट, है ना। इन दोनों का कॉन्सेप्ट अक्सर पूछा जाता है कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने बताया था कि इस चीज़ को आप लोग समझें कि मास जो होता है ना, केवल मैटर होता है। जो मॉलिक्यूल्स अंदर होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं किसी बॉडी में, ओके। तो ओनली दिस मच द मास, द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास, ओके। और वी कैन से द मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड इट्स मास। क्वांटिटी ऑफ मैटर जितना है उसमें, उसको मेजर करते हैं तो वो हो जाता है मास, ओके। ओनली दिस मच यू हैव टू नो हियर। एक्सप्लेनेशन में आपकी बुक में एक चीज़ दे रखा है, मैं सोच रहा हूँ उसे एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि न्यूटन सेकेंड लॉ के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। यदि फोर्स को हम लोग कांस्टेंट क्वांटिटी मान लें, यदि फोर्स को हम लोग कांस्टेंट कर दें, है ना, फोर्स को कांस्टेंट कर दें, तो फोर्स बराबर यदि कांस्टेंट कर दें तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ समझ लें, ठीक है। या कुछ इस तरीके से बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। Okay dear student, just first of all you just know what is mass. Mass is nothing but it is amount of matter contained in a body, okay। यानी जितना मैटर है, मटेरियल है किसी बॉडी में, उसे मास कह सकते हैं, ठीक है। और ये कहीं चेंज नहीं होता है ना। अच्छा, चेंज कब हो सकता है, जब जो मैसिव बॉडी है वो यदि स्पीड ऑफ लाइट से गति करने लगे, तब वहाँ पे मास इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, हर जगह पे मास कांस्टेंट ही रहता है ना। एक कंडीशन है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन दैट m इक्वल टू m0 अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ओके। इस कंडीशन में यदि कोई भी बॉडी यदि वो स्पीड ऑफ लाइट से गति करने लगे, है ना, तब वहाँ पे उसका मास बदल सकता है, इंक्रीज हो सकता है, विच इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, ओके। सो एट एवरी प्लेस, हर जगह पे मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट और मास, यूनिट ऑफ मास क्या, सीजीएस यूनिट में ग्राम होता है, एसआई यूनिट में किलोग्राम होता है। एक्सप्रेशन ऑफ वेट, और वेट को हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ वेट, वेट को मैंने बताया था कि वेट एक प्रकार का ऐसा फोर्स ही होता है जिससे पृथ्वी सारी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो वेट एक तरह का फोर्स ही है ना, एट विच द अर्थ अट्रैक्ट्स ईच एंड एवरी पार्टिकल टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ। और वेट को हमेशा mg से हम लोग डिनोट करते हैं, mg से, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेट कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि ओके, डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट। इस हम लोग क्या जानते हैं कि मास जो होता है ना, केवल मैटर कंटेंड इन अ बॉडी, है ना, इसका मेजर होता है मास। वेट क्या होता है, वेट एक प्रकार का फोर्स होता है जिससे अर्थ चीज़ों को अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, यानी कहीं बदलता नहीं है ना। इसका मैग्नीट्यूड रिमेन्स अनइफेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स ऑफ बॉडी, यानी सराउंडिंग्स में जो
जो मास होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, कभी चेंज नहीं होता। चेंज उस कंडीशन में हो सकता है जब जो बॉडी है वो स्पीड ऑफ लाइट से गति करने लगे, जो कि क्वाइट डिफ़िकल्ट, इम्पॉसिबल है। अच्छा, ये वेट जो है कि वेरिएबल होता है ना, ये बदल सकता है, चेंज हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि जो जी है, स्मॉल जी, वेट बराबर क्या है, mg है। तो जो जी है वो वेरी करता है, ठीक है। जब जी वेरी करता है तो वेट भी वेरी करेगा, ठीक है। तो इट इज़ वेरिएबल, ओके, इट कैन बी चेंज्ड, ओके। अच्छा, इसको हम लोग फिजिकल बैलेंस से नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसको क्या स्प्रिंग बैलेंस से इसको हम वेट को मेज़र कर सकते हैं, है ना। ये एक तरह का इसको क्या बोल सकते हैं, मेज़रमेंट का एक वो पैमाना है। इट इज़ मेजर्ड इन ग्राम और किलोग्राम। इसकी यूनिट क्या है, ग्राम और किलोग्राम। ये हमेशा चूँकि ये फोर्स है तो CGS यूनिट में डाइन होता है और न्यूटन में SI यूनिट में न्यूटन होता है। अच्छा, इसमें डायरेक्शन कोई नहीं होता है, तो ये स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन ना, that is vector quantity, okay student, up to this level just you go through. We will meet in the next video. Thank you.